जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। उसके बाद अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और उसके बाद अगला टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। और वीडियो को अंत तक देखना, एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, हर एक पॉइंट को समझाएंगे। और क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो इसे हम एग्जाम्पल के मदद से समझाते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास एगो फुटबॉल है। अब बताओ फुटबॉल होता है कैसा? तब फुटबॉल होता है पूरी तरह से गोल होता है। फुटबॉल कैसा होता है? गोल होता है। लेकिन वो फुटबॉल तुम्हारे पास है शीशा के। फुटबॉल तुम्हारे पास किसका है? शीशा के। तो वो फुटबॉल जो शीशा वाला तुम्हारे पास है ना, वो फुटबॉल तो पूरी तरह से गोल है। और गोल है तो इसीलिए इसको कहेंगे क्या? गोलीय दर्पण। क्लियर? बताओ क्या बताएं? यदि फुटबॉल तुम्हारे पास शीशा का है तो वो शीशा पूरी तरह से गोल होगा, तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। और गोलीय दर्पण के बीच बीचवा में क्या होगा? एगो केंद्र होगा। और इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। और एकरा कोची से सूचित करेंगे? सी से सूचित करेंगे। अब बताओ, सबसे पहले ये हमरा बताओ कि वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को कोची से सूचित करेंगे? सी से। ये वाला बातें क्लियर हुआ कि नहीं? अब का किया, वही फुटबॉल को तुम रेती के मदद से रेत रेत के रगड़ के उसको दो बराबर भागों में का कर दिया? काट दिया। लो, हम भी काट दिए। अब काट दिए तो बता, एक ये वाला भाग नजर आ रहा होगा और एक ये वाला भाग नजर आ रहा होगा। लेकिन ये वाला भाग को तुम बाहर से का कर दिया? रंग दिया। और ये बाहर से जो रंगा है यही का लाएगा? अवतल दर्पण। क्लियर? का याद रखना है, गोलीय दर्पण को यदि तुम बाहर से रंग देगा तो वो कौन दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। ये बात है क्लियर? लेकिन ये वाला भाग को तुम अंदर से रंग दिया, और अंदर से रंग दिया तो ये कौन दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये कौन दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। दोनों बातें तो क्लियर हो गया। यदि गोलीय दर्पण को बाहर से रंग देगा तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण, और गोलीय दर्पण को अंदर से रंग देगा तो वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। लेकिन हम लोग को अभी पढ़ना है किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। इसीलिए यहाँ से उत्तल दर्पण को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। यहाँ तक तो बातें आराम से समझ में आया होगा। अब जरा आगे समझेगा। ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के जो बीच बीच वाला भाग होता है ना, इसको ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को कोची से सूचित करते हैं? पी के मदद से सूचित करते हैं। बताओ, ध्रुव को कोची से सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। अब जरा समझेगा, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को दोनों को का कर देंगे? एगो रेखा के मदद से का कर दिए? मिला दिए। और यही रेखा को या यही लाइन को का कहेंगे? इसको कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। सबसे पहले क्या बताएं? गोलीय दर्पण के केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र। क्लियर? और दर्पण के मध्य बिंदु को कहेंगे ध्रुव। उसके बाद बताएं क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला देंगे, उसको क्या कहेंगे? वही रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। और ये बातें तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर ये फिगर तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया तो वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये तुमसे गलती होने की संभावना बहुत कम है। गलती होगा ही नहीं। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। थोड़ा सा हम मुख्य फोकस के बारे में बताते हैं। समझेगा, ये बना दिए कौन दर्पण? इसको बना दिए हम अवतल दर्पण, क्योंकि ये बाहर से रंग दिए तो ये अवतल दर्पण हो गया। ये का हो गया? मुख्य अक्ष। ये का हो गया? ध्रुव हो गया। और ई का हो गया? वक्रता केंद्र। जरा समझेगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर एगो किरण को कहां पर डालें? तो दर्पण पे। और दर्पण से टकरा के वापस ही का होगा? लौटेगा। और लौटेगा तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से लौटेगा इसी को कहेंगे मुख्य फोकस। क्लियर? यानी यहां से हम यही बताना चाहते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच बीचवा में कौन होता है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच बीचवा में होता है कौन? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचवा में होता है फोकस कहो या मुख्य फोकस कहो। बताओ, फोकस
या मुख्य फोकस को कोई चीज से सूचित करते हैं तो बड़का एफ से सूचित करते हैं, मुख्य फोकस। यदि तुम इसको फोकस भी कहेगा तो गलती नहीं होगा। ये वाला बातें क्लियर हुआ या नहीं? अब जरा इसको थोड़ा दूर दूर में हम बना देते हैं ताकि समझाने में आसान होगा। तो बताओ, यहाँ पर बना देते हैं का वक्रता केंद्र और एक बीचों में कौन बना देते हैं तो मुख्य फोकस या एक का हो फोकस। यहाँ तक तो ये वाला बातें समझ में आया। और ये वक्रता केंद्र के जो पीछे वाला भाग नजर आ रहा है ना, ई होगा अनंत, ई का होगा अनंत। अब बता, यहाँ तक ये वाला बातें क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना? अब अगर इतना बातें समझ में आया तो आप जानेंगे हम लोग की वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यानी अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे तो वस्तु की स्थिति। स्थिति का मतलब वस्तु को कहाँ कहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। और ये फिगर दिमाग में सेट है, आराम से तुम को ये भी दिमाग में सेट हो जाएगा कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जरा ध्यान से समझेगा। वस्तु को सबसे पहले कहाँ पर बैठा देंगे तो सबसे पहले रखेंगे कहाँ, ध्रुव पर। तो पहला शर्त याद हुआ, पहला शर्त हम क्या बताएं, वस्तु को सबसे पहले कहाँ रखेंगे, ध्रुव। अब जहां पर P लिख दिए तो दिमाग चलना चाहिए कि P मतलब ध्रुव, वस्तु को कहाँ रखें, ध्रुव पर। अब जरा आगे बढ़ो, आगे बढ़ेगा ध्रुव से आगे आएगा तो ये आपकी वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। इसका मतलब वस्तु को रखे हैं ध्रुव और फोकस के बीच में। तो बताओ दूसरा कंडीशन कहाँ है, वस्तु को कहाँ कहाँ रखे, ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस या मुख्य फोकस के बीच। अब आगे चलो, आगे चलेगा तब मुलाकात हुआ केकरा से, मुख्य फोकस से। यानी तीसरा कंडीशन कहाँ है कि वस्तु को कहाँ पर रख दिए तो वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दिए। अब बताओ चौथा कंडीशन तो तुम खुद बता सकता है कि गुरुजी मुख्य फोकस के आगे आएंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगा कहाँ पर तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यानी चौथा कंडीशन है वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ से एक बात याद रखना, तुम फोकस को पहले लिख दो, वक्रता केंद्र को बाद में लिख दो, एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे जरा पांचवा कंडीशन जरा बता, पांचवा कंडीशन तो खुद बता देगा कि गुरुजी आप बताओ एक आगे चलेंगे तो मुलाकात केकरा से होगा, वक्रता केंद्र। यानी वस्तु को आप कहाँ पर हम रख देंगे तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे, मतलब सी। क्लियर? अब बताइए वाला बात हटा दें, हटा दे या नहीं? क्यों? अब तो दिमाग में सेट हो गया होगा कि P मतलब हो जाएगा ध्रुव, F का मतलब हो जाएगा मुख्य फोकस, C का मतलब हो जाएगा वक्रता केंद्र और E तो अनंत का संकेत है। E किसका संकेत है, एकरा अनंत कहते हैं, उल्टा 8 लिखा रहेगा, यही का कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। अब बताओ जब आगे चलेंगे तो आपकी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो आप वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो बताओ छठा कंडीशन क्या है तो छठा कंडीशन यही है कि वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब सातवां कंडीशन तो आप तुम खुद बता देगा, सातवां कंडीशन यही है कि आगे जब चलेंगे तो अब मुलाकात होगा अनंत से। एक मतलब आप वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, आप वस्तु को रखेंगे अनंत पर। यानी अवतल दर्पण में वस्तु को कितने जगह पर रखेंगे तो 7 जगह पर हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ तक ये वाला बातें क्लियर। और ये वाला डाटा जो फिगर हम बताए ना, आराम से दिमाग में सेट होना चाहिए। जरा एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले वस्तु को रखें ध्रुव पर, फिर आगे बढ़ेंगे तो वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो वस्तु को रखेंगे फोकस पे। क्लियर? अब एक आगे बढ़ेंगे तो वस्तु को रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र के पास। उसके बाद जब इसके आगे बढ़ेंगे तो वस्तु को बीच में रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, फिर एक आगे चलेंगे तो मुलाकात होगा अनंत से। यानी वस्तु को आप कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। इतना बातें क्लियर हुआ। और ये वाला फिगर तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसको हम हटा देते हैं। अब जरा कुछ तरीका बताते हैं, वो तरीका तुमको याद होनी चाहिए। पहला बात यही हम बताना चाह रहे हैं कि देखो यदि फोकस रहेगा, यदि फोकस रहेगा या मुख्य फोकस रहेगा तो समझना ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये वाला पहले कंडीशन याद हुआ कि नहीं, क्या बताएं,
यदि वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये वाला बातें क्लियर हुआ या नहीं। ये वाला फिगर इतना बार बार रिपीट कर दो ना कि एकदम दिमाग में छप जाए। ये बना दिए अवतल दर्पण, यहाँ पर हो जाएगा ध्रुव, यहाँ पर हो जाएगा फोकस, यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत। क्लियर। अब जरा समझेगा, देखो फोकस और अनंत लौक रहा है, तब फोकस व अनंत को हटा दो, ये फोकस को हटा दो और अनंत को हटा दो। अब बताओ बच गया कौन, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव। यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तब ओकर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और उसके बाद कौन है, ध्रुव, और ध्रुव पर वस्तु को रखेंगे तो ध्रुव पर ही बनेगा। यानी तुमको मुख्य रूप से कौन वाला याद रखना, ये वाला, कि फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जो जहां पर स्थित रहेगा ओकर प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा। ये वाला बात है तो क्लियर हो गया। अब अगला बात जरा समझेगा, अगला बात हम यही बताना चाहते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। अच्छा ई बताओ, ई का लौक रहा है, अनंत, ई का लौक रहा है, तो ई लौक रहा है अनंत। अनंत मतलब नजदीक होता है कि दूर होता है, अनंत मतलब बड़ी दूर, अनंत मतलब, अनंत का मतलब बहुत दूर, अब बहुत दूर मतलब बड़ा, बहुत दूर का मतलब बड़ा। अब हम यही कहना चाह रहे हैं कि यदि वस्तु के प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ओकर प्रतिबिंब बहुत का होगा, बड़ा। अब बता, यहाँ पर अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है तब बड़ा बन रहा है, तब बताइए फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा, जस्ट एक उल्टा, छोटा। दोनों बातें क्लियर हुआ या नहीं। सबसे पहले हम यही बताएं कि वस्तु फोकस पर होगा तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और एक छोड़ के जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब एजे बनेगा। उसके बाद हम बताएं कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, अनंत मतलब दूर, अनंत मतलब बहुत दूर, अब बहुत दूर मतलब बड़ा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तब बड़ा, आई जो बच गया फोकस हुआ था, यहाँ पर प्रतिबिंब का बनेगा छोटा। क्लियर। अब बताओ यदि ध्रुव पर रखेंगे तो एक प्रतिबिंब ध्रुवे पर बनेगा, लेकिन कैसन बनेगा, बराबर बनेगा। कैसन बनेगा, बराबर। क्यों, क्यों बराबर बनेगा, कि बेचारा सी पर है और प्रतिबिंब सी पर ही बन रहा है। अब बताओ पी पर है, मतलब ध्रुव पर वस्तु को रखेंगे तो ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बनेगा, आई अकेले है यानी एक प्रतिबिंब ही का होगा, बराबर। ये वाला शर्त याद हुआ या नहीं, हुआ या नहीं। आप जरा ध्यान से देखेगा, यहाँ पर इसका खेला करते हैं। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जरा ध्यान से समझेगा, ई का था, ई था वस्तु के स्थिति। अब जरा हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, और एकदम हंसते खेलते बता देगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। जरा ध्यान से समझेगा, सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, तो अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब मतलब कहाँ कहाँ पर एकर का बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, लेकिन यहाँ से एक बात और याद रखना है, एक बात यही याद रखना है कि जरा ध्यान से देखेगा, फिगर से हम पहले बता देते हैं। ए का हो गया तो ई हो गया अवतल दर्पण, और उसके बाद ई हो गया ध्रुव, और ई हो गया फोकस, ई हो गया वक्रता केंद्र, और ई का हो गया तो ई हो गया अनंत। तो हम कहना यही चाह रहे हैं कि देखो ई पी है तो प्रतिबिंब तो पी पर बनेगा, लेकिन पी और फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे ना तो ओकर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, मतलब इधर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से ये वाला बात याद रखना कि ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे प्रतिबिंब करने बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ई वाला बात तुमको हर हाल में क्या रखना होगा, याद रखना होगा। ये वाला बात याद रखना कि ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु है तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ओकर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब चलो यहाँ देखो, जहां फोकस लौकेगा ओकर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। चलो अब यहाँ देखो, ये बताइए फोकस है तो एकर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर ही बनेगा। क्लियर, समझ में आया। देखो एकरो में फोकस तुमको लौक रहा है ना, तो ये वक्रता के अंदर एकदम स्थिर रहेगा, बदल जाएगा कौन, बदल जाएगा फोकस। फोकस है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। क्लियर, हाँ या ना।
अब जरा देखेगा ई का है वक्रता केंद्र से का बताए थे वक्रता केंद्र है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एक पर बनेगा तो एक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब बता ई वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र एकदम स्थिर रहेगा। बता ई अनंत है तो अनंत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा। बातें समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझेगा ये कहा है अनंत अनंत तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। क्लियर। अब ये बता ये ध्रुव है तो यही ना ध्रुव है तो ध्रुव पर है तो एक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ध्रुव पर बनेगा। ये वाला बातें क्लियर हो गया। अब तो मेमोरी में सेट हो गया होगा कि किसको कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसको झांक के भी तुम क्या कर सकता है बता सकता है। देखो P है तो प्रतिबिंब P पर बनेगा। अब P और F पर है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। यही वाला कस के याद रखना। बाकी फोकस है तो अनंत पर बनेगा। ई का है वक्रता केंद्र है तो आई फोकस है तो वक्रता केंद्र और अनंत पर बनेगा। और इसी है तो प्रतिबिंब एकरे पर बनेगा। इसी है और ई का है अनंत है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सी और ई अनंत को उड़ा देंगे चिपका देंगे किसको फोकस के। यहाँ तक तो बातें क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब अगला लॉजिक का बताएं कि देख बाबू जहाँ अनंत है तो ओकर प्रतिबिंब कैसन बनेगा बड़ा बनेगा। तो जहां जहां अनंत तुमको लौकेगा प्रतिबिंब का बनेगा बड़ा। अब जरा ध्यान से समझेगा। देखो यहाँ पर अनंत लौक रहा है हाँ यहाँ पर अनंत लौक रहा है हाँ। बताओ अब अनंत कहीं पर लौक रहा है कहीं पर नहीं लौक रहा है। एक मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसन बनेगा बड़ा और यहाँ पर भी प्रतिबिंब कैसन बनेगा बड़ा। मतलब हम 5 फीट के हैं और अगर फोकस पर खड़ा होंगे तो 5 फीट से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अब यहाँ समझेगा फोकस फोकस जहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कैसन बनेगा छोटा। देखो फोकस कहाँ कहाँ है तो फोकस एगो एजा है और एगो फोकस यहाँ। तो बता यहाँ पर प्रतिबिंब कैसन बनेगा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा छोटा। ये समय बहुत कंफ्यूजन होता है। क्लियर हाँ या नहीं ये वाला बातें तो समझ में आए। अब जरा ध्यान से देखिएगा जहां पर सी है मतलब वक्रता केंद्र और जहां पर पी है मतलब ध्रुव वहां पर प्रतिबिंब कैसन बनेगा बराबर। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर प्रतिबिंब कैसन बनेगा बाबू पी है तो बेचारा के पास प्रतिबिंब बनेगा बराबर बराबर जानता है। मतलब हम 5 फीट के कोई व्यक्ति को ध्रुव पर खड़ा करेंगे तो ओकर प्रतिबिंब 5 फीट के बनेगा। क्लियर। अब बता यहाँ पर कहा है यहाँ पर है वक्रता केंद्र तो एक प्रतिबिंब ही का बनेगा एक प्रतिबिंब ही बनेगा बराबर। यहाँ तक तो बातें क्लियर। और ये वाला जरा ये बड़े खतरनाक इंसान है एक तुमको याद रखना होगा कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा लेकिन वो प्रतिबिंब का होगा बड़ा होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं हाँ या ना। एक बात याद रखना जहां जहां अनंत रहेगा शामिल प्रतिबिंब का बनेगा बड़ा और जहां जहां फोकस शामिल रहेगा तब प्रतिबिंब का बनेगा छोटा। अब बाकी सब जगह प्रतिबिंब बराबर बनेगा और एगो शर्त है कि दर्पण के जो पीछे होगा ओकर प्रतिबिंब का होगा बड़ा। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम यही बताना चाहते हैं कि यदि वस्तु को रख देंगे कहाँ कहाँ यदि वस्तु को हम रख देंगे ध्रुव और फोकस के बीच में तब उस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब कैसन बनता है तो याद रखना आभासी। कैसन प्रतिबिंब बनता है आभासी। और आभासी का दूसरा नाम का है काल्पनिक। कैसन प्रतिबिंब बनेगा आभासी और काल्पनिक। और जहां पर आभासी प्रतिबिंब बना और आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब तो हर हाल में वस्तु कैसन होगा एकदम सीधा। एकदम कैसन बनेगा ओकर प्रतिबिंब सीधा। मतलब वो खड़ा होगा तो मूड़ी ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी मुड़िया ऊपरे बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर जितना कंडीशन ये सब लॉक रहा है वस्तु को कहाँ फोकस पर रख दो फोकस पर रख दो या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखो या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखो या अनंत पर वस्तु को रखेगा तो उस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब कैसन बनेगा वास्तविक। कैसन प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। और वास्तविक बनेगा तब वास्तविक में हर हाल में उसका प्रतिबिंब कैसन होता है उल्टा होता है। क्लियर। यानी आभासी में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक में हमेशा प्रतिबिंब कैसन होता है उल्टा। यहाँ तक बातें क्लियर हाँ या नहीं। अगर ये वाला भी डाटा मेमोरी में सेट है दिमाग में तो यहाँ से बहुत तरह के सवाल बनता है और यहाँ से ज्यादातर रेलवे में ज्यादातर हर एक
मतलब रेलवे में ज्यादातर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ऐसे तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन संभावना ज्यादा है क्योंकि रेलवे में साइंस का सवाल ज्यादा पूछा जाता है। अगर इतना बातें ध्यान से अगर तुम समझ लेगा तो यहाँ से सवाल छूटने की संभावना बहुत कम है, आराम से बन जाएगा। बशर्ते वीडियो को एक दो बार एकदम आराम से देखना होगा और एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर ला, मतलब कॉपी पे एक दो बार खुद से लिख लेगा, निश्चित है कि याद हो जाएगा। देखो इतना देर में हम बताए हैं, लेकिन इसको 1 मिनट के अंदर हम भी निपटा देंगे और साथ ही साथ में तुम भी निपटा देगा। कहेगा कैसे, जरा ध्यान से बोर्डवा पर का करो। देखो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, अवतल दर्पण बना देते हैं। अवतल दर्पण ये तो बना दिए, और उसके बाद यहाँ से एगो लाइन गुजार दी, ई का हो गया मुख्य अक्ष, ई का हो गया ध्रुव, ई का हो गया फोकस, ई का हो गया वक्रता केंद्र, ई का हो गया अनंत। बातें क्लियर। जिस तरह से हम रिपीट कर रहे हैं उस तरह से तुम भी एक दो बार रिपीट कर लेगा, मेमोरी में सेट हो जाएगा। वास्तु को आप कहाँ पर रखेंगे, तो सबसे पहले पी के पास रखेंगे, पहला कंडीशन याद हो गया। उसके बाद वास्तु को कहाँ पर रखेंगे, तो पी और के कर बीच, एफ के बीच। तीसरा कंडीशन का है आगे बढ़ते जाओ, फोकस पर आपकी रख देंगे, क्लियर। चौथा कंडीशन का है आगे बढ़ो, फोकस के आगे आएंगे तो आपकी वास्तु को रख देंगे कहाँ, तो एफ और सी के बीच। पांचवा कंडीशन का है आगे आएंगे तो मुलाकात होगा वक्रता केंद्र से, मतलब वास्तु को वक्रता केंद्र पर रख देंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगा कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी वास्तु को कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब आगे बढ़ेंगे तो मुलाकात कौन हो जाएगा, अनंत, क्लियर। यानी वास्तु को कहाँ पर रख देंगे, अनंत पर रख देंगे। यहाँ तक तो बातें सेट हो गया दिमाग में, अब इसकी कोई मतलब नहीं है। अब जरा समझेगा, अब तो मेमोरी में सेट होना जाना चाहिए कि ई दोनों में वास्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसन बनेगा, आभासी। और आभासी का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक, क्लियर। और ये तो जानता होगा कि यदि आभासी है तब प्रतिबिंब हमेशा कैसन बनेगा, सीधा। इस तरह से रिपीट करेगा, और बाकी जितना बचल खुचल है सबका प्रतिबिंब कैसन बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक बनेगा तो हमेशा उसका प्रतिबिंब कैसन बनेगा, उल्टा। ये तो निपटा दिए। अब जरा ध्यान से सुनेगा, यहाँ से एक कर याद रखना है कि एक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अब बताइए पी है तो एक प्रतिबिंब पी पर बनेगा, एफ है तो एक प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये तो हम बताए हैं कि बताओ एफ और अनंत में बड़ी गहरा दोस्ती है। फोकस रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, क्लियर। अब बता, यहाँ जरा ध्यान से देखेगा, तब फोकस है तेजा का चिपका देंगे अनंत, और वक्रता केंद्र के यही रहेगा, वक्रता केंद्र रहेगा। अब बता सी है तेकर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी, सी का मतलब वक्रता केंद्र। अब बता यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर बनेगा, और अनंत को हटाएंगे तो कौन एंट्री मारेगा, फोकस एंट्री मारेगा, क्लियर। और यहाँ देखेगा अनंत को हटाएंगे तो कौन एंट्री मारेगा, फोकस। मेमोरी में तो सेट हो गया। अब यहाँ से एगो शर्त बताए थे, जहां जहां अनंत रहेगा ओकर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो देखो यहाँ अनंत है तो एकर प्रतिबिंब कैसन बनेगा, बड़ा। एकरो में अनंत शामिल है तो एकर प्रतिबिंब कैसन बनेगा, बड़ा, क्लियर। उसके बाद बताए थे कि जहां जहां फोकस रहेगा तो ओकर प्रतिबिंब कैसन बनेगा, छोटा। देखो एकरा में छोटा फोकस शामिल है तो एकर प्रतिबिंब कैसन बनेगा, छोटा। यहाँ पर भी फोकस शामिल है तो एकर प्रतिबिंब कैसन बनेगा, छोटा। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो एकर प्रतिबिंब का होगा, बड़ा। और बाकी बचल खुचल देखो पी है तो एकर प्रतिबिंब कैसन बनेगा, बराबर। उसके बाद सी है तो एकर प्रतिबिंब कैसन बनेगा, बराबर। पता 1 मिनट में पूरा डाटा को हम रिपीट कर दिए, और तुम भी इसी तरह से 2-3 बार रिपीट करेगा, आराम से दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब जरा समझेगा, ये अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, तो ये अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये जरा समझो, जरा ध्यान से समझेगा। ई बना दिए कौन दर्पण, अवतल दर्पण। आखिर अभिसारी होता है क्या, और ई का हो गया मुखच हो गया, जरा ध्यान से समझेगा। ई का हो गया मुखच हो गया। अब बताओ ये तो मुखच तो है, और ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। लेकिन क्या हुआ कि मुखच के समानांतर किरण को कहां पर गुजार रहे हैं, दर्पण पर गुजार रहे हैं। तो उस कंडीशन में टकरा के का होगा, लौटेगा। और टकरा के जब लौटता है, अब इधर से भी गुजार दिए
ऊपरे से भी गुजार दिए और नीचे से भी गुजार दिए किरण को, तब टकरा के लौटेगा। और टकरा के जब लौटता है तो यहाँ पर एगो घटना घटता है। घटना यही घटता है कि लौटता है तो सब एक ही जगह यहाँ पर का होता है, मिल जाता है। ये इतना बड़ा हम खींच दिए हैं, एकरा से कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो आसान से समझ में आना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझेगा। टकरा के एक ही जगह यह का होता है, मिल जाता है। और एक ही जगह यह मिलता है, इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी। जब प्रकाश की किरण एक जगह मिलेगा ना, तो इसी को कहते हैं अभिसारी। आप तो रटने वाली बात नहीं है, ये तो समझने वाली बात है कि जब प्रकाश की किरण एक जगह या पर एक बिंदु पर मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। अब तो खोपड़ी में सेट हुआ कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसमें तो समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। आप क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। जरा ये ध्यान से समझेगा। अवतल दर्पण के हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपयोग। लेकिन उपयोग को बताने के पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि अवतल दर्पण का काम करता है कि वस्तु के आकार को बड़ा करके दिखाता है। काम का है, काम यही है कि ये मार्कर मान लेते हैं कि 1 फीट के हैं और अवतल दर्पण के सामने इसको रखेंगे तो 1 फीट से बड़ा दिखाई देगा। तो अवतल दर्पण की पहला काम हम यही बताएं कि अवतल दर्पण यही करता है कि कोई भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बनाकर दिखाने का काम करता है। मेमोरी में तो सेट हो गया। अब समझेगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, दाढ़ी बनाने में। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, दाढ़ी के जगह लिख देगा हजामत। क्या लिख देगा, हजामत। यार हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी दाढ़ी और हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला याद रखना, दूसरा याद रखना, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट। सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट। उसके बाद तीसरा याद रखना, सौर प्लेट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सौर प्लेट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर। उसके बाद एक और याद रखना, चौथा, गाड़ी, मोटर गाड़ी समझता होगा, 4 चक्का वाला को कहते हैं क्या, 4 व्हीलर। तो गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट, 2 व्हीलर देखा है ना बाबू, तो ओकर आगे जो बड़का वो लाइटवा लगल रहता है, ओकरा में कौन दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण। तो ओकरे कहा जाता है का, हेडलाइट। क्लियर हुआ। सबसे पहले बताओ, दाढ़ी या हजामत बनाने में कौन दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण के। उसके बाद सर्च लाइट में कौन दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण। सोलर प्लेट में कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में डायरेक्ट एग्जाम में हेडलाइट लिखता है, हेडलाइट में कौन दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ तक तो बातें क्लियर। और एक बात और याद रखना, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डॉक्टर कान को चेक करने में, नाक को चेक करने में, आंख को चेक करने में, मतलब शरीर के पार्ट पुर्जा को चेक करने में कौन दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण के कितना उपयोग हम बताएं, 5। और पांचों दिमाग में क्या होना चाहिए, सेट होनी चाहिए। सबसे पहले क्या बताएं, तो दाढ़ी या हजामत बनाने में। उसके बाद क्या बताएं, सर्च लाइट में, सौर प्लेट, सौर प्लेट। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में, और डॉक्टर रोगी के कान, नाक, दांत ये सब को चेक करने में किसका इस्तेमाल करता है, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब अवतल दर्पण से कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन इतना बात दिमाग में सेट कर लेगा तब, क्योंकि हर एक वो छोटा से छोटा बात हम समझाए हैं और आपको याद होनी चाहिए।